शुरुआत करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमपी जीके के ये वो क्वेश्चन है, एमपी जीके के ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एमपी पुलिस, एमपी जेल पेरी और साथ ही एमपी पीएससी में पूछे गए हैं। यहाँ तक कि मैंने सन भी डाला हुआ है, कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो ये हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और गजब वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं? मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट खजुराहो, रांची, सांची, भीमबेटका, या दूसरा सांची, ओंकारेश्वर या भीमबेटका, तीसरा भीमबेटका, रेवा या बांधवगढ़, चौथा खजुराहो, अमरकंटक या उज्जैन। इन चारों ऑप्शन में से मध्य प्रदेश में कौन कौन से 3 विश्व धरोहर स्थल है? तो जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिए सभी, जल्दी से जल्दी कमेंट में उत्तर दीजिए सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा खजुराहो, सांची और भीमबेटका। क्या जाएगा दोस्तों? खजुराहो, सांची और भीमबेटका। ये तीनों क्या है? मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल। क्या है? विश्व धरोहर स्थल। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। खजुराहो, खजुराहो को कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था दोस्तों? 1986 में। कब घोषित किया गया था? 1986 में घोषित किया गया था। इसके बाद ये किस जिले में स्थित है? दूसरा एग्जामिनर हमसे पूछेगा ये किस जिले में स्थित है। तो खजुराहो किस जिले में स्थित है? ये छतरपुर जिले में स्थित। किस जिले में स्थित है? छतरपुर जिले में। फिर अगला पूछेगा इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज टी.एम. बर्ड ने की। कब की? 1930 में की। कब की? 1930 में की। फिर इसके बाद आ जाता है नंबर सेकंड। नंबर सेकंड पर क्या है दोस्तों? सांची। क्या है? सांची। इसे कब विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था? तो इसको कब बनाया गया था? 1989 को। कब बनाया गया था? 1989 को। दूसरा, ये किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। किस जिले में स्थित है दोस्तों? रायसेन जिले में। फिर इसके बाद अगला भीमबेटका। क्या दोस्तों? भीमबेटका। नंबर तीसरा भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं। कब इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2003 में। कब शामिल किया गया? 2003 में। ये किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों? तो ये रायसेन जिले में है। ये भी किस जिले में है? रायसेन जिले में। इनकी खोज किसने की? भीमबेटका की खोज किसने की? तो इनकी खोज 1957, 1958 में किसने करी? विष्णु श्रीधर वाकणकर। किसने करी? विष्णु श्रीधर वाकणकर। वीरवान गुड इवनिंग, वीरवान गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दे, साथ में सबके पास शेयर कर दे, जल्दी से जल्दी। तो एग्जामिनर हमसे क्या क्या चीज पूछ सकता है?
खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1986 को। किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में आता है। खोज किसने की? टीएम बर्ड ने की 1930 को, 1930 को। सांची कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1989 को। किस जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका की गुफाएं कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2003 में। किस जिले में आती है? रायसेन जिले में आती है। और खोज किसने की? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में इसकी क्या की? खोज। और ये क्वेश्चन 2016 एमपी जेल पेयरिंग में पूछा गया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है। मुरैना, ग्वालियर, रीवा या धार? अर्थात जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर दीजिए मुझे, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट्स में उत्तर दीजिए। बीरबान राठौर का उत्तर आ रहा है मुरैना। बहुत शानदार बीरबान। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। क्या है दोस्तों? मुरैना। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे सबसे उत्तरी जिला, तो कौन सा हो जाएगा? मुरैना। कौन सा हो जाएगा? मुरैना। अगर पूछे सबसे दक्षिणी जिला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर। क्या हो जाएगा? बुरहानपुर हो जाएगा। फिर पूछेगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। तो अब हमसे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, हम सारों के सारों उत्तर दे देंगे। कब पूछा गया है? 2016 एमपी जेल पेरी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया बीरबान, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? मुरैना, भिंड, श्योपुर या दतिया? जल्दी से कमेंट में उत्तर दो, जल्दी से कमेंट में उत्तर दो, जल्दी से कमेंट में उत्तर दो मुझे। जल्दी से। कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं आता है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है टोटल? मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या टोटल कितनी है? 10 संभाग है। कितने संभाग है? 10 संभाग है। आप लोगों को मैं एक शानदार और एक गजबदार ट्रिक देता हूं संभाग याद करने की। किस संभाग में कितने जिले हैं? किस संभाग में कितने जिले हैं? बीरबान का उत्तर आ रहा है डी। बहुत बढ़िया बीरबान, डी। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? दतिया। अर्थात मुरैना, भिंड और श्योपुर ये तीनों को तीनों तो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कौन सा नहीं आता है? दतिया। दतिया किस संभाग के अंतर्गत आता है? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। आप लोगों को मैं एक ट्रिक देता हूं, एक मोबाइल नंबर याद करना। 10 नंबर का एक
मोबाइल नंबर याद करना और उस मोबाइल नंबर से आपके सारे के सारे संभाग में कितने जिले हैं सब बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 8876554333 8876554333 ये क्या है संभाग नंबर है। तो सर इस संभाग नंबर से आप जिले कैसे याद कराओगे, वही तो ट्रिक है। तो फ्रेंड सुनना, जो अर्थात इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है सर मध्य प्रदेश के दो संभागों में, मध्य प्रदेश के दो संभागों में 8-8 जिले हैं। मध्य प्रदेश के दो संभागों में 8-8 जिले हैं। मध्य प्रदेश के एक संभाग में 7 जिले हैं। मध्य प्रदेश के एक संभाग में 7 जिले हैं। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के एक संभाग में 6 जिले हैं। सर मध्य प्रदेश के दो ऐसे संभाग हैं जिनमें 5-5 जिले हैं। कितने जिले? 5-5 जिले। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 4 जिले हैं तथा मध्य प्रदेश में 3 ऐसे जिले हैं जिनमें 3-3 जिले हैं। तो सर वो भी बता दो किस संभाग में, आखिर ये 10 संभाग है कौन कौन से। तो फ्रेंड नंबर 1 इंदौर। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। इसके बाद जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। जबलपुर संभाग में भी कितने जिले? 8 जिले। फिर इसके बाद उज्जैन संभाग। कौन सा? उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने जिले दोस्तों? 7 जिले। फिर आता है सागर संभाग और सागर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। ठीक उसी प्रकार भोपाल संभाग और साथ में ग्वालियर संभाग। भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग में 5-5 जिले हैं। जो 4 जिले हैं किस संभाग में? रीवा संभाग में। किस संभाग में है दोस्तों? रीवा संभाग में। जो 3-3 जिले हैं, नंबर 1 चंबल संभाग हो गया, सेकंड 3 शहडोल संभाग हो गया और 1 और 3 कौन सा हो जाएगा? नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग। तो इस प्रकार हमें क्या पता चलता है सर इंदौर जबलपुर में 8-8 जिले, उज्जैन में 7 जिले, सागर में 6 जिले हैं, भोपाल ग्वालियर में 5-5 जिले हैं, रीवा संभाग में 4 जिले हैं, शहडोल नर्मदापुरम चंबल संभाग में 3-3 जिले हैं। इंदौर जबलपुर उज्जैन सागर भोपाल ग्वालियर रीवा नर्मदापुरम चंबल शहडोल। बहुत शानदार वीरवार, गुड। दिव्यांशी सर आज मैच है। देखो मैच तो लगभग आज सभी मैच ही देख रहे हैं, इसीलिए क्लास से आप लोग कम जुड़े हो, लेकिन जो मैच देख रहे हैं कहीं ना कहीं आज उनका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आज जो मैं शानदार और गजबदार चीजें पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं वो मिस कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर एवं वाणिज्यिक केंद्र है कौन सा है? भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, जबलपुर है। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जल्दी से उत्तर दो मुझे, जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। इसके अलावा मैं आप लोगों को आखिर एग्जाम क्या पूछ रहे हैं? मध्य प्रदेश का वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है? एक तरीके से पूछा जाए तो अगर आप लोगों से पूछ ले जाए मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी क्या है दोस्तों? इंदौर। क्या है? इंदौर। इसके अलावा इंदौर और क्या क्या है? इसके अलावा इंदौर वित्तीय राजधानी भी है। इसके अलावा इंदौर वित्तीय राजधानी भी है। इसके अलावा इंदौर क्या है? तो इसके अलावा इंदौर
शिक्षा राजधानी भी है। क्या है? शिक्षा राजधानी भी है। इसके अलावा इंदौर क्या है? इसके अलावा इंदौर क्या है दोस्तों? खेल राजधानी भी है। क्या है? खेल राजधानी। क्या है? खेल राजधानी। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? वाणिज्यिक राजधानी अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है? इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। नेहा पाटीदार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राजेश, गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग। अब इसके बाद सर भोपाल क्या है? तो भोपाल क्या है हमारी? भोपाल है प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रशासनिक राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। क्या है? भोपाल। ये सबकी सब कौन है? इंदौर। ये भी क्या है? शिक्षा राजधानी इंदौर। खेल राजधानी इंदौर। फिर अगला सर उज्जैन क्या है? तो उज्जैन क्या है हमारी? उज्जैन है हमारी संस्कृति राजधानी। संस्कृति राजधानी क्या है? संस्कृति राजधानी है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। तो सर जबलपुर क्या है? जबलपुर क्या है हमारी? जबलपुर क्या है दोस्तों? जबलपुर है न्यायिक राजधानी। क्या है? न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी। इसके अलावा जबलपुर क्या क्या है? तो इसके अलावा जबलपुर क्या है? संस्कार राजधानी। क्या है? संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी भी कौन है? जबलपुर। जबलपुर को संस्कार राजधानी किसने कहा? जबलपुर को संस्कार राजधानी किसने कहा? सर ये अलग अलग राजधानियां क्यों बनाई जाती है? फिरवान हर चीज का अपना एक महत्व है। क्या महत्व है? जैसे शिक्षा के मामले में कौन नंबर 1? इंदौर। खेल में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मैच वगैरह हर चीज में कौन? इंदौर। लेकिन मध्य प्रदेश का प्रशासन कहाँ से चला जाता है? भोपाल से। तो कैसी राजधानी हो गई? प्रशासनिक राजधानी। सबसे ज्यादा संस्कृति आपने सुना होगा कि उज्जैन में बाबा महादेव या महाकाल का क्या है? मंदिर है। तो ये तरीके से एक तरीके से हमारी संस्कृति राजधानी होगी। अर्थात जो जिस कंडीशन में उसे कहीं ना कहीं उसी रूप में विकसित किया गया है। यहां तक की बातें आई समझ में? फिर इसके अलावा जबलपुर को न्यायिक राजधानी, साथ में संस्कार राजधानी। न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहते हैं और संस्कार राजधानी किसने कहा है? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। विनोबा भावे कौन है? विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति है। कौन सा आंदोलन चलाने वाले? भूदान आंदोलन चलाने वाले। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? भूदान आंदोलन के प्रणेता। कब हुआ था ये आंदोलन? 1951 में। भूदान अर्थात भूमि का दान। इन्होंने बोला था कि जिस किसी के पास ज्यादा भूमि है वो हमारे देश के गरीब किसानों को क्या कर दे? भूमि दान कर दे। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? विनोबा भावे। और इन्होंने संस्कार राजधानी किसको कहा है? जबलपुर को। टीनू नमस्कार, नमस्कार टीनू। बीरबान सर हिल स्टेशन क्यों होते हैं? बीरबान हिल स्टेशन का मतलब केवल घूमने फिरने की जगह है। कहीं भी आप अगर पहाड़ियों पर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो एक हिल स्टेशन हो जाएगा, है ना, जहाँ से आप अच्छे से घूम सकते हो, आप पिकनिक मना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। वो सब क्या हो जाते हैं? हिल स्टेशन। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी। कौन सा है? पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस जिले में आता है दोस्तों? होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में आता है। यहाँ तक की सारी बात चमकी के नहीं चमकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर
इसके अलावा पूछेगा हमसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर, वित्तीय राजधानी इंदौर, शिक्षा राजधानी इंदौर, खेल राजधानी इंदौर, प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कृति राजधानी उज्जैन, न्यायिक राजधानी जबलपुर, संस्कार राजधानी जबलपुर। इसके अलावा और क्या? नंबर 8 डालो, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है दोस्तों? मेहर, जिसे आप मैयर माता का मंदिर बोलते हो, जो कहां पर है? सतना में। कहां पर है? सतना में। कहां पर है? सतना में। शुभम होशंगाबाद, बहुत बढ़िया शुभम। तीनों सर, वेयर इज विशाल सर? हेयर मीन्स डायरेक्टर सर। बिल्कुल बिल्कुल टीनू भाई, बिल्कुल यहीं पर है, हमारे पास ही है सर। आज मैच का आनंद उठा रहे हैं, मैच देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है मैच। ठीक है। इसके अलावा नंबर 9, मध्य प्रदेश की पर्यटन, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी क्या है? पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। किस जिले में आती है? होशंगाबाद जिले में। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे पूछे मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी, तो उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? फिर उत्तर आ जाएगा शिवपुरी। क्या आ जाएगा? शिवपुरी। तो यहाँ तक की सारी बातें चमकी के नहीं चमकी? बहुत बढ़िया, शुभम का उत्तर आ रहा है सतना, बहुत शानदार शुभम, गुड। इसका नाम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला बोल रहा है मध्य प्रदेश में कौन सा बांध, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़े जलाशयों में स्थान रखता है? 2016 एमपी पुलिस एमपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा बांध? तवा बांध, मान बांध, महेश्वर बांध या इंदिरा सागर बांध? जल्दी से उत्तर दो मुझे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? जल्दी से उत्तर दो। एपी पांड्या जी नमस्कार, नमस्कार। बीरबान पंचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल होती है, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसका उत्तर दो मुझे। सबसे पहले बीरबान का उत्तर आ रहा है इंदिरा सागर बांध, बहुत बढ़िया बीरबान, शानदार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। किस नदी पर बनाया गया है इसे? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। लेकिन ये नर्मदा नदी का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, दूसरा सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। सर आप बोल रहे हो कि सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध है और नर्मदा नदी का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, मतलब ये जो इंदिरा सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। लेकिन नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश बहती हुई महाराष्ट्र, गुजरात, 3-4 राज्यों में बहती है, तो इसलिए नर्मदा नदी का कैसा है? ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कैसा? दूसरा सबसे बड़ा बांध। तो सर नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा दोस्तों? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। लेकिन सरदार सरोवर बांध किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। इसके साथ सरदार सरोवर बांध भारत का भी सबसे बड़ा बांध है।
नर्मदा नदी पर, किस पर? नर्मदा नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। एग्जामिनर पूछेगा नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर बांध। कहां पर है? गुजरात में। फिर नर्मदा नदी का दूसरा सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध, और ये क्या, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी है। रंजीत डी, बहुत बढ़िया रंजीत। टोटल गेमिंग प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। बीरबान राठौर पहला सर, बिल्कुल राइट बीरबान। इंदिरा सागर जबलपुर में है क्या? फ्रेंड्स, इंदिरा सागर बांध ये मध्य प्रदेश के खंडवा में है। किस जिले में स्थित है? खंडवा जिले में। इसके अलावा इसका एक नाम और है, इसी को किस नाम से जानते हैं? पुनासा डैम। किस नाम से जानते हैं? पुनासा डैम। तो ये सारे की सारी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? सरोद, संतूर, सितार या सारंगी? जल्दी से उत्तर दो मुझे, जल्दी से। जल्दी से उत्तर दो इसका, जल्दी से जल्दी उत्तर दो मुझे। सरोद, बहुत बढ़िया। बीरबान का सरोद आ रहा है, जल्दी से उत्तर दो। सरोद, संतूर, सितार। अभी भी किसी का भी राइट उत्तर नहीं आया है, अभी भी किसी का भी राइट उत्तर नहीं आया है। इंग्लिश शॉर्ट्स, हेलो हेलो इंग्लिश शॉर्ट्स, इंग्लिश शॉर्ट्स, बहुत बढ़िया इंग्लिश शॉर्ट्स। जल्दी से इसका उत्तर दो मुझे, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दो। तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल क्या बजाते थे? ये एक सितार वादक थे। क्या है दोस्तों? सितार वादक। और ये 2016 के एमपी जेल पेरी और एमपी पुलिस के एग्जाम में क्या पूछा गया है ना दोस्तों? यहाँ तक कि ये हर एक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल किससे संबंधित है? सितार से। इसका हम अगले क्वेश्चन पर देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इकबाल पुरस्कार, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दो। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू गजल, लोक कलाएं, उर्दू शायरी या उर्दू साहित्य? जल्दी से उत्तर दो मुझे, जल्दी से उत्तर दो। इकबाल पुरस्कार किस में दिया जाता है? इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं तब तक आप लोगों को। इसकी शुरुआत कब से की गई? सबसे पहले जो इकबाल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से की गई? 1986 से। कब से शुरुआत की गई? 1986 से। सर, इस पुरस्कार में राशि कितनी देते हैं? सर, रुपया पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। सर, कितना देते हैं? 2 लाख रुपए। कितना देते हैं? 2 लाख रुपए देते हैं। कितना देते हैं दोस्तों? 2 लाख रुपए देते हैं। सर, आई एम यूट्यूबर। शिवम मलिक, सर आई एम यूट्यूबर। बिल्कुल शिवम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से इसका उत्तर दो मुझे कमेंट्स में सभी। फ्रेंड्स, ये जो इकबाल पुरस्कार है, इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय सम्मान है। इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश का
राष्ट्रीय सम्मान भी है तथा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी भी किसी का उत्तर नहीं आ रहा, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये उर्दू साहित्य में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में दिया जाता है। अर्थात इकबाल पुरस्कार उर्दू साहित्य में, इकबाल पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न है, लेकिन उर्दू साहित्य में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? इकबाल पुरस्कार। कौन सा है दोस्तों? इकबाल पुरस्कार। बहुत बढ़िया। इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, सभी की सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और सीधे सीधे डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर निम्न में से कहाँ पैराडाइज फ्लाई कैचर अर्थात बुलबुल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बुलबुल। तो पूछ रहा है ये किस कहाँ पर पाए जाते हैं? शिवपुरी अभ्यारण्य में, पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य में, संजय रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य या कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य? जल्दी से उत्तर दो मुझे इसका, जल्दी उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो सभी, जल्दी से उत्तर दो सभी। इसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन की अच्छे से ही रिमांड लेते हैं। जल्दी से उत्तर दो मुझे। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? इससे पहले ये भी सुनो, ये घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। फिर सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पाया जाता है। जल्दी से इसका उत्तर दो। इसके बाद सेलाना वन्यजीव अभ्यारण्य में भी ये पाया जाता है। इसके बाद कहां पर पाया जाता है? सेलाना वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पाया जाता है। इसके अलावा एक वहां पर पाया जाता है करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अब तो इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा, जल्दी से उत्तर दो। तो फ्रेंड्स, ये किसमें है? ये शिवपुरी वन्यजीव अभ्यारण्य में, शिवपुरी वन्यजीव अभ्यारण्य। और शिवपुरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? शिवपुरी जिले में। और इसमें से इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं? करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं? करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अर्थात ये करेरा कहाँ पर हो गया? ये शिवपुरी वाला हो गया। कहाँ पर हो गया? शिवपुरी वाला हो गया। इसके बाद घाटी गांव कहाँ पर हो गया? घाटी गांव हो गया ग्वालियर में। कहाँ पर हो गया दोस्तों? ग्वालियर में। फिर इसके बाद सरदारपुर कहाँ पर हो जाएगा? धार जिले में। कहाँ पर हो जाएगा? धार जिले में। और सेलाना कहाँ पर हो जाएगा? रतलाम जिले में। तो मध्य प्रदेश के केवल 4 वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर अर्थात बुलबुल। इन्हें क्या कहते हैं? दुग्धराज। क्या कहते हैं इन्हें? दुग्धराज, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी। क्या है मध्य प्रदेश का? राजकीय पक्षी। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर में,
सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य धार में, सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य रतलाम में, और करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी में। बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है सभी का। ठीक है ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी 2016 एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जल्दी से उत्तर दो। देवास, राजगढ़, विदिशा, सीहोर। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम पेपर को क्या फाड़कर बिल्कुल खा जाओगे यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ऐसे ही तो क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है। जल्दी से उत्तर दो मुझे इसका। भोपाल संभाग में, अभी मैंने बताया भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? भोपाल डिवीजन में कितने जिले आते हैं? सर 5 जिले आते हैं। अभी बताया मैंने कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 आते हैं? नंबर 1 भोपाल हो गया एक, तो नंबर 2 रायसेन हो गया, नंबर 3 विदिशा हो गया, विदिशा, नंबर 4 सीहोर हो गया, क्या हो गया? सीहोर जिला, और नंबर 5 क्या हो गया? राजगढ़ जिला हो गया। तो जल्दी से कौन सा नहीं दिख रहा है आप लोगों को? सर सीहोर भी दिख रहा, विदिशा भी दिख रहा, राजगढ़ भी दिख रहा। सर देवास इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देवास जिला किस संभाग में? भोपाल संभाग में नहीं है। बहुत बढ़िया, ये वीरवान का उत्तर आ रहा है देवास। बहुत बढ़िया वीरवान, गुड। फ्रेंड्स इसके अलावा भोपाल संभाग की एक और खासियत क्या? भोपाल संभाग, भोपाल संभाग मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अभी मैंने आप लोगों को 10 संभाग बताए थे, और उन 10 संभाग में केवल और केवल हमारा भोपाल डिवीजन एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। सर मध्य प्रदेश के टोटल कितने जिलों से होकर जाती है? तो मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर जाती है। कितने जिलों से होकर जाती है? 14 जिलों से। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बहुत बढ़िया वीरवान, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इनके द्वारा बनाए गए हैं। अर्थात पूछ रहा है कि ग्वालियर में जो गुजरी महल है और जो ग्वालियर महल है वो किसने बनाया है? मानसिंह तोमर ने बनाया है, राजा भोज ने बनाया है, राजा दुमाना ने बनाया है, या सिंधिया देवी ने बनाया है? जल्दी से कमेंट्स में उत्तर दो मुझे, जल्दी कमेंट्स में उत्तर दो सभी, जल्दी से उत्तर दो। फ्रेंड्स सबसे पहले तो गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल कहाँ पर है? तो गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसके अलावा दूसरा कौन सा महल है? ग्वालियर महल। ग्वालियर महल भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। फिर पूछा बनाया किसने? तो किसने बनाया? मानसिंह तोमर ने। किसने बनाया? मानसिंह तोमर ने। सर मानसिंह तोमर कौन है? तो फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है, मानसिंह तोमर कौन है? ये तोमर वंश के एक शासक है। तोमर वंश के शासक है। साथ ही तोमर वंश के
सबसे प्रतापी शासक भी यही है, सबसे प्रतापी शासक भी यही है, सबसे प्रतापी शासक भी। फिर अगला बोलोगे आप, सर तोमर वंश बसाया किसने था? तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? तो तोमर वंश के संस्थापक, तोमर वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वीर सिंह, वीर सिंह देव। वीर सिंह देव क्या थे? तोमर वंश के संस्थापक थे। फिर मानसिंह तोमर ने कौन सा महल बनाया था? गुजरी महल और ग्वालियर महल। सर गुजरी महल ही क्यों बनाया? तो सुनना, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी मानसिंह तोमर की पत्नी, उनका नाम है मृगनयनी। क्या नाम है? मृगनयनी। तो ये अपनी पत्नी मृगनयनी से क्या बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, अपनी पत्नी मृगनयनी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसीलिए इनकी पत्नी मृगनयनी के रहने के लिए, और ये मृगनयनी किस समुदाय से आती थी? गुजर समुदाय से आती थी। किस समुदाय से आती थी? गुजर समुदाय से। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गुजरी महल। अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए बनाया था। सर हमने तो एक चीज और सुनी है कि सर मृगनयनी एक उपन्यास भी है। सर मृगनयनी एक उपन्यास भी है, बिल्कुल, मृगनयनी एक उपन्यास भी है। तो मृगनयनी उपन्यास किसने लिखा? तो ये लिखा वृंदावन लाल ने, वृंदावन लाल ने, वृंदावन लाल ने क्या लिखा है? मृगनयनी उपन्यास। किन किन के बारे में बताया है? मानसिंह तोमर और उनकी पत्नी मृगनयनी के जीवन के बारे में बताया है। बहुत बढ़िया। मानसिंह तोमर, रंजीत कहा रहा था ये, बहुत बढ़िया रंजीत, ग्वालियर के किले में, बहुत शानदार। फिरवान का भी उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग, कौन सा दुर्ग अर्थात किला रामायण से संबंधित बताया गया है? गोहद दुर्ग, बांधवगढ़ दुर्ग, मालवा दुर्ग या नरवर दुर्ग। अर्थात ये जो किले हैं, इन किले में से किस किले का संबंध रामायण से संबंधित है? जल्दी जल्दी उत्तर दो कमेंट में, जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो सभी मुझे, जल्दी से। क्या जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? बांधवगढ़ का दुर्ग। बांधवगढ़ का दुर्ग किससे संबंधित है? रामायण से संबंधित है। बांधवगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? बांधवगढ़ का दुर्ग अर्थात किला किस जिले में स्थित है? उमरिया जिले में। किस जिले में? उमरिया जिले या उमरिया जिले में। सर क्या ये बांधवगढ़ का दुर्ग बांधवगढ़ नेशनल पार्क में? तो बिल्कुल सही। ये कहां पर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। फिर इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सीता माता की एक मूर्ति भी है, सीता माता की मूर्ति भी है इसमें। साथ में इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति भी है, भगवान विष्णु की भी मूर्ति है। और भगवान विष्णु की मूर्ति अर्थात उनके पैरों के तले से एक नदी निकली हुई बताई गई है इसमें, और उस नदी का नाम क्या है? चरण गंगा नदी, चरण गंगा नदी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? चरण गंगा नदी किस नेशनल पार्क से बहती है? तो किससे बहती है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। भगवान विष्णु की लेटी हुई सैया में प्रतिमा कहां पर है? बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ दुर्ग किससे संबंध, किस जिले में? उमरिया जिले में। इसका संबंध किससे है? रामायण से संबंध है। तो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। बीरभान उमरिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। फिर आता है अमजद अली खां, इसके
मशहूर प्रतिवादक है? सितार के, वीणा के, तबला के या सरोद के? जल्दी से उत्तर बताओ। अभी हम लोगों ने देखा था, अब इसका उत्तर दो सभी। जल्दी से उत्तर दो। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर क्या थे? पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? सितार से। अब पूछ रहे हैं अमजद अली खां। अमजद अली खां का संबंध किससे है? जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से। रंजीत, बहुत बढ़िया। सबसे पहले उत्तर आ रहा है रंजीत का। किससे संबंधित है ये? सरोद से। किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? अमजद अली खां। अमजद अली खां। तो अमजद अली खां का संबंध सरोद से। पंडित रविशंकर शुक्ल का, पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं है ना, किससे संबंधित है? सितार से। क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बहुत बढ़िया। तीनों सर वीरवान रोज क्लास अटेंड करता है? बिल्कुल, मैं वीरवान को डेली देखता हूँ। वीरवान डेली क्लास अटेंड करता है और आप सब लोग भी डेली क्लासेस अटेंड किया करो, क्योंकि लाइव क्लासेस में अगर किसी को कोई डाउट भी हो तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दे, साथ में शेयर भी कर दे, क्योंकि आप लोगों का ही मोटिवेशन हमें मोटिवेशन देता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीर्थराज का नाम किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश का तीर्थराज किसे कहा गया है? अमरकंटक को कहा गया है, ओरछा को कहा गया है, खजुराहो को कहा गया है या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? जल्दी से उत्तर दो इसका, जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो सभी के सभी, जल्दी से। मध्य प्रदेश का तीर्थराज किसे कहा गया है? अमरकंटक को। किसे कहा गया है दोस्तों? अमरकंटक को। अमरकंटक को क्या कहा गया है? मध्य प्रदेश का तीर्थराज। तीर्थराज क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार क्या घूमने के स्थान है, इसलिए इसे तीर्थराज कहा गया। किस जिले में पड़ता है ये? अमरकंटक किस जिले में पड़ता है? अनूपपुर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? अनूपपुर जिले में पड़ता है। इसके अलावा अमरकंटक से बहुत ही शानदार और गजब गजब नदियां निकलती है। कौन कौन सी? सबसे पहले नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसके अलावा सोन नदी, सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। इसके अलावा जोहिला नदी, जोहिला नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी जिस कुंड से निकलती है उस कुंड का नाम क्या है? नर्मदा कुंड। क्या है दोस्तों? नर्मदा कुंड। तो पूछेगा नर्मदा कुंड कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में। कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में। फ्रेंड, एक और पूछा जाता है, जिस प्रकार नर्मदा कुंड पूछा जाता है उसी प्रकार पूछा जाता है रेवा कुंड कहाँ पर है? रेवा कुंड कहाँ पर है? तो रेवा कुंड कहाँ पर है दोस्तों? मांडू में। कहाँ पर है? मांडू में। और रेवा कुंड किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने। मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मैगनैनी के स्नान के लिए बनवाया था। बहुत बढ़िया। अमरकंटक नर्मदा रिवर भी निकलती है। बहुत बढ़िया बीरवान, बीरवान के उत्तर आ रहे हैं, गजब शानदार, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 1984 भोपाल गैस प्राधि में रिसने वाली गैस कौन सी थी? और ये हर एग्जाम में, केवल ये तो मैंने एमपीजीके के अकॉर्डिंग 2017 एमपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2017 लिख दिया, लेकिन हर एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1984 में जो भोपाल में गैस कांड हुआ था उसमें से कौन सी गैस निकली थी? कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? जल्दी से जल्दी उत्तर दो। बीरबान, पुष्पराज, घर तहसील से नर्मदा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले उत्तर आ रहा है बीरबान का, डी। इसके बाद रंजीत का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड कहाँ, जो सुनना दोस्तों, 2-3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर। सर आप 2-3 दिसंबर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की रात की बात है, इधर 12 के पहले और 12 के बाद। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस कांड हुआ था और उसमें से एक जो फैक्ट्री थी उसमें से एक गैस निकली थी, उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। फ्रेंड्स ये इतनी ज्यादा खतरनाक गैस थी कि लगभग इससे हजारों की संख्या में लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, दम घुटने की वजह से। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे दोस्तों? अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। तो लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एक ऑपरेशन चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन फेथ। अर्थात भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे या कहीं ना कहीं जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो परिवार वालों को कहीं ना कहीं सहायता देने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन फेथ। इसके अलावा अर्जुन सिंह एक दिन के मुख्यमंत्री भी है, एक दिन के सीएम मध्य प्रदेश के। अर्थात मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रह गए हैं? सबसे कम समय के मुख्यमंत्री कौन है? अर्जुन सिंह। कौन है दोस्तों? अर्जुन सिंह। सभी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला? ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बताओ। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली तहसील बताओ। तो कौन हो जाएगा? इंदौर जिला। कौन सी तहसील हो जाएगी? इंदौर तहसील। अर्थात जनसंख्या में मुख्य रूप से कौन आता है? इंदौर। कौन आता है दोस्तों? इंदौर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछ ले, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, अर्थात जनसंख्या घनत्व का मतलब जैसे ये कोई पॉइंट है तो इसके 1 किलोमीटर पूर्व, 1 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर पश्चिम, 1 किलोमीटर दक्षिण, आप मतलब इतने लोग, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? भोपाल में। अर्थात जो भोपाल का 1 किलोमीटर है, भोपाल का जो 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा क्या यहाँ पे लोग रहते हैं। तो यहाँ तक की सारी बात चमकी के नहीं चमकी? चमक गई, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में इससे भी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। सभी वीडियो को लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। और फ्रेंड्स जल्दी से मुझे बता दो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? जल्दी से कमेंट्स में बता दो मुझे, जल्दी से बता दो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। फ्रेंड्स जस्ट इसके बाद
9 PM पर अभी मैथ्स और रीजनिंग के जादूगर विशाल सर की क्लास आने वाली है, तो आप वो क्लास भी जरूर से जरूर अटेंड करें सभी। बहुत बढ़िया गुड। और इसके अलावा आप लोगों को अगर और भी कुछ स्पेशल चाहिए तो आप जैसे जैसे डिमांड करोगे हम उस अनुसार आप लोगों की डिमांड पर जैसा जैसा आप बोलोगे हम वैसे वैसे चीजें को आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बढ़िया गुड, शानदार, जबरदस्त, ठीक है, बहुत दमदार सेशन। थैंक यू वीरवान, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जब हमारी लाइव क्लासेस खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो क्लास अपलोड हो जाती है तो उस पर कमेंट सेशन भी रहता है, तो आप उस कमेंट सेशन में भी हमें बताइए कि आप लोगों को क्या चाहिए ताकि हम उसके अनुसार आगे आप लोगों की क्लासेस लगवाएं। मजा आ गया सर रंजीत, बहुत बढ़िया रंजीत, गुड गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग डेली 8 बजे लाइव आ जाइए करें, ताकि देखो आप लोग आते हो हमसे जुड़ते हो तो हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। इसके अलावा आप लोगों के अगर किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो आप। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। फ्रेंड्स, आज भारत और पाकिस्तान का क्या मैच भी चल रहा है ना? बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है फ्रेंड्स, अभी 9 बजे तक की न्यूज है कि विराट विराट कोहली ने क्या लगा दिया, अर्धशतक लगा दिया, क्या कर दिया, अपने 50 रन पूरे कर दिए। तो बहुत बढ़िया, गुड गुड, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।